तो इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये सवाल सबसे बड़ा है, आखिरकार कोरोना वायरस के खिलाफ संपूर्ण सुरक्षा कैसे मिलेगी। कोरोना के खिलाफ शरीर में जो एंटीबॉडी बनती हैं वो कब तक शरीर में मौजूद रहेंगी और कब तक वो कोरोना वायरस के संक्रमण से शरीर को बचाकर रखेंगे। फिलहाल एक नई स्टडी दुनिया के सामने है और बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अमेरिका के सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों पर एक स्टडी की है। इसके आधार पर रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि माइल्ड लक्षणों से रिकवर करने वाले कुछ महीनों के बाद ही उनके शरीर में इम्यून सेल्स वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं। इस रिसर्च के मुताबिक ये इम्यून सेल्स पूरी जिंदगी एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी, यानी कि ऐसे लोगों को दोबारा कोरोना का संक्रमण होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस तरह से कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पर हुई ये नई रिसर्च है क्या, ये क्या कहती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये स्टडी हुई है। इस रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों पर यह रिसर्च की गई। माइल्ड लक्षणों से रिकवर हुए मरीजों पर यह स्टडी हुई है और रिकवरी के बाद कई महीनों तक एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। इस रिसर्च में ये सामने आया। इम्यून सेल लगातार एंटीबॉडी का निर्माण करते दिखे। रिसर्च में दावा है कि इम्यून सेल जिंदगी भर कोरोना से सुरक्षा देंगे। जब तक व्यक्ति जीवित, ये इम्यून सेल्स जीवित रहेंगे। स्टडी 24 मई को मेडिकल जर्नल नेचर में छपी है। हर्ड इम्यूनिटी का अंदाजा लगाने के लिए ये स्टडी हुई है और जाहिर तौर पर ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छे संकेत हैं जिस तरीके से इस रिसर्च में दावा किया गया है, क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर वो दिन कब होगा जब हर किसी के अंदर ये एंटीबॉडीज बनेंगी और कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से छुटकारा मिलेगा। तो सवाल कई हैं, आपके मन में भी सवाल होंगे कि क्या माइल्ड कोरोना से उबरने के बाद दोबारा से कोरोना नहीं होगा या फिर इसका जो खतरा है वो काफी कम हो जाएगा। अमेरिका में हुई इस रिसर्च का भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने में कितना फायदा मिल सकता है और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के दौरे में क्या ये प्रभावी साबित होगा। और देखिए, इस चर्चा के लिए हमारे साथ देश के दो बड़े विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हमारे साथ, जो कि हेल्थ सिस्टम और महामारी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। जिस तरह से डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं ये समझना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस स्टडी को लेकर आपके जहन में क्या आ रहा है, आप किस तरीके से इसे समझ रहे हैं, क्या कहता है आपका विश्लेषण। देखिए, हम एक बात पहले से जानते थे कि शरीर में जो सुरक्षा तंत्र होता है वो उसमें एंटीबॉडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा एक सेल्स होती हैं, टी सेल्स या मेमोरी सेल्स होते हैं, जो उस बात को लंबे समय तक याद रखते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस रिसर्च में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने देखा कि माइल्ड इन्फेक्शन जिन व्यक्तियों को होता है उसमें पहले 4 महीने में एंटीबॉडी का स्तर एकदम तेजी से गिरता है, लेकिन जब 4 महीने के बाद अगले 7 महीने तक वो स्तर धीरे धीरे गिरता है। उन्होंने देखा कि कभी भी वो एंटीबॉडी का स्तर 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बने रहते हैं और निम्न स्तर पर रहते हैं, लेकिन वो बने रहते हैं। साथ में उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात इस रिसर्च से निकाली, उसमें देखा कि एक तरह की सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको माइल्ड इन्फेक्शन से रिकवरी हुई है उसकी बोन मैरो में जाके वहां पर बैठ जाते हैं। वो मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे कम मात्रा में एंटीबॉडी बनाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में एक निम्न स्तर पर एंटीबॉडी होते हैं जो उसे भविष्य में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसका भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि हम जानते हैं और देख रहे हैं कि सारी दुनिया में जो मॉडरेट और सिवियर मरीज होते हैं वो तो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, 15 से 20%। अधिकतर मरीज माइल्ड होते हैं। तो अब तक लोगों के मन में शंका रहती थी कि हमें तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, क्या हम प्रोटेक्टेड हैं। इस रिसर्च ने वही बात बताई है कि माइल्ड इन्फेक्शन होने के बाद भी व्यक्ति को भले ही एंटीबॉडी का स्तर गिर जाए, शायद वो जांच कराने पर नहीं मिले, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में एक लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल होंगी जो संभवतः पूरे जीवन भर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण खोज है, लेकिन साथ में वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि यह फाइंडिंग सिर्फ माइल्ड मरीज के लिए है। अगर किसी को मॉडरेट या सिवियर बीमारी होती है तो जरूरी नहीं है कि उसका
भी इम्यून स्तर उसी तरह का हो, क्योंकि कोविड-19 में हम जानते हैं कि गंभीर बीमारी होने पर जो व्यक्ति का सुरक्षा तंत्र दोनों दिशा में काम कर सकता है, या तो अच्छे तरीके से या ज्यादा एंटीबॉडी भी बना सकता है या बिल्कुल काम नहीं करता है। तो जो मॉडरेट और सीवियर मरीजों पर इसकी रिसर्च की जरूरत है, लेकिन माइल्ड मरीजों के लिए एक तरह से अच्छी बात है। इस रिसर्च से पहले सिर्फ माना जाता था कि 6 से 9 महीने के लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन ये जो रिसर्च आई है उसने बताया है कि हो सकता है लंबे समय तक प्रोटेक्शन हो। उसके अभी और क्या प्रैक्टिकल यूज हो सकते हैं हम जानेंगे, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति को जो वैक्सीन दी जाती है उसके बूस्टर डोज की जरूरत या तो बिल्कुल ना हो, या हो सकता है 1 साल की बजाय 2 साल में बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़े। तो कुछ चीजें अभी भी जानने की हैं, ये शुरुआत की स्टडी है और ज्यादा स्टडीज आएंगी, लेकिन जिस जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई है नेचर, वो एक दुनिया का प्रतिष्ठित जर्नल है। रिसर्च बहुत ही अच्छा संदेश देती है और हमारे वैज्ञानिक नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कह सकते हैं थोड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए कि अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है जीवन भर प्रोटेक्टेड है। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपका क्या कहना है इस पर? साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एंटीबॉडी ये है क्या? मतलब अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाना चाहूँ अपने दर्शकों को, तो आप कैसे समझाएंगे इसे? किस तरह से ये बचाव करती है? शिरीन जी धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि ये जो एक स्टडी के बारे में चर्चा, फिर आपने पूछा है कि एंटीबॉडी क्या है, कैसे होता है। तो देखिए, जब हमें कोई भी संक्रमण होता है अंदर जाता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयारी करता है। और जो इमीडिएट जो हम को जो डील करते हैं एंटीबॉडी, जिसको IgM कहते हैं हम, और IgM बनती जब शुरू के हफ्ते 10 दिन, लेकिन वो एंटीबॉडीज बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं और बहुत देर तक प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं। और उसके बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको IgG बोलते हैं, और ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में लंबे समय तक रहती हैं और दोबारा संक्रमण होने से हमें बचाती हैं। इनको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। और पिछले वर्ष जब शुरू हुआ था संक्रमण, तो ऐसा लगता था कि ये एंटीबॉडीज 3-4 महीने या 2 महीने 3 महीने रहती, ज्यादा नहीं रहती। लेकिन पिछले वर्ष एक स्टडी आई थी, उन्होंने कुछ लोगों को स्टडी करके ये बताया कि इन एंटीबॉडीज का जो प्रोटेक्शन है वो 212 दिन तक देखा गया एवरेज, और कुछ लोगों को ज्यादा दिन भी नोटिस की गई। जब बार बार सैंपल लिया गया, उसमें एंटीबॉडीज पाई गई, कुछ लोगों में कम ड्यूरेशन की थी। अब ये जो प्रोटेक्शन है, इसको हम वैक्सीन से एनहांस कर सकते हैं, ये भी बताया गया। ये जो स्टडी आई है नेचर में जो छपी है, और वो पिछली वाली स्टडी छपी थी साइंस इम्यूनोलॉजी में, तो ये जो नेचर में छपी है, इसमें ये भी बात सामने आई कि अगर आपको संक्रमण हो गया है, माइल्ड भी हुआ है, उसके बाद अगर आप वैक्सीन भी लगा लेते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बन जाती है, जो कम से कम 1 वर्ष तो जरूर काम करती है। अभी तक केवल इतना ही पता है। और जो दूसरी बात, जैसे डॉक्टर लहरिया ने बताया कि वो महत्वपूर्ण बात ऑब्जर्वेशन है उनकी, कि ये कुछ बोन मैरो लिए, कुछ बहुत सीमित लोगों के लिए ऐसा बोन मैरो एक इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन होता है। 77 पेशेंट्स में माइल्ड कोविड हुआ, उनको लिया उन्होंने, उसमें से भी 18 लोगों में बोन मैरो लिया। और वो बोन मैरो में जब देखा तो उनमें जो है जिनको संक्रमण, और कुछ लोग उन्होंने लिए जिनमें संक्रमण नहीं हुआ था, तो जब इनके बोन मैरो का उन्होंने देखा तो उसमें ये जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लॉन्ग लिव्ड जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो नोटिस किए गए, और जो लोग संक्रमित नहीं हुए थे उनमें वो सेल्स नहीं दिखे। तो अब इन वैज्ञानिकों का मानना ये है कि शायद संभवतः ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये हमको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी संभवतः दे सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये देंगे ही, दे सकते हैं माइल्ड इन्फेक्शन जिनको हुआ है। और जैसे डॉक्टर लहरिया ने बिल्कुल ठीक बताया कि अभी मॉडरेट और सीवियर डिजीज से जो रिकवर हुए हैं उनमें हमें नहीं पता कि किस तरह की क्षमता बनी, क्या उनमें भी इस तरह के, जिन लोगों को संक्रमण पहली वेव में हुआ था उनमें से बहुत सारे लोगों को संक्रमण दूसरी वेव में नहीं हुआ है। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेस देन 5% आंकड़े आएंगे सामने जब
इनकी एनालिसिस होगी कि कितने लोगों को पहली वेव में संक्रमण हुआ, कितनों को दूसरी में, और उनमें से कितनों को दोनों में हुआ। तो ये इसमें कोई लेस देन 5% लोगों को ही दूसरी बार कोविड हुआ है। हालांकि इस सेकंड वेव में भी कुछ लोगों को 2 बार हो चुका है इसी दौरान, मार्च से और मई के बीच। तो ये अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन संकेत अच्छे मिले हैं इस वाले जो पब्लिकेशन हुआ है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही लोगों के मन में बहुत सवाल भी है कि एंटीबॉडीज को लेकर। और डॉक्टर लहारी, आपसे समझना चाहूंगी इस समय, अगर संक्रमण से रिकवरी के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं तो फिर दोबारा संक्रमण का खतरा या फिर दोबारा संक्रमित क्यों? देखिए, जो चर्चा चल रही है उसमें हमने देखा कि जब व्यक्ति पहली बार संक्रमित होता है तो उसका सुरक्षा तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। तो करीब 7 दिन में एक पहली तरह की एंटीबॉडी बनती है जिसको IgM बोलते हैं, वो कुछ समय रहती हैं। फिर अगले 7 दिन में IgG बनना स्टार्ट होती हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कोविड-19 का जो वायरस होता है SARS-CoV-2, वो कुछ समय बाद शरीर से खत्म हो जाता है। तो जब वायरस खत्म हो जाता है तो हमारा सुरक्षा तंत्र समझ जाता है कि अब वो खतरा नहीं है, तो वो एंटीबॉडी बनाना बंद कर देता है। तो हम इम्यूनोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर जानते हैं कि जब एक बार इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, एंटीबॉडी बन चुके होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो एंटीबॉडी का स्तर गिरता चला जाता है, क्योंकि शरीर की जो सुरक्षा तंत्र है अब उसको वो एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। जब खतरा ही नहीं है तो क्यों एंटीबॉडी बनाएगा? तो इस तरह से वो बनाना बंद कर देता है और एंटीबॉडी का स्तर गिरता चला जाता है। माना जाता है कि करीब 50वें दिन के बाद वो गिरना शुरू होता है। अब अलग अलग बीमारियों में निर्भर करता है कि वो किस रफ्तार से गिरेगा। हम इस बीमारी में SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में देख चुके हैं अब तक जो वैज्ञानिक आधार मिले हैं, और इस स्टडी ने भी कहा है कि 4 महीने तक वो तेजी से गिरता है, उसके बाद भी गिरता रहता है, लेकिन उसके बाद गिरने की रफ्तार, जो एंटीबॉडी का स्तर गिरने की रफ्तार होती है, वो कम हो जाती है। तो यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं बॉडी में जिनका काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, वो इस चीज की तैयारी में लगे रहते हैं कि कोई और इन्फेक्शन आएगा तो उससे लड़ेंगे। आखिर वो इम्यून सिस्टम की क्षमता तो लिमिटेड है, वो उसी काम को तो नहीं करते। तो एक दूसरा काम जो करता है शरीर का इम्यून सिस्टम, वो एक मेमोरी सेल्स होती हैं, उनको बना के रखता है। तो अगर अगली बार जब भी इन्फेक्शन होगा तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि चूंकि शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है उस वायरस या पैथोजन को पहचान चुका होता है, तो अगली बार इन्फेक्शन में वो क्विकली एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे कि पहले इन्फेक्शन में 7 से 14 दिन में सिस्टम एक्टिवेट होता है, दूसरे इन्फेक्शन में अगले दिन से एक्टिवेट हो जाता है और बचाव करेगा। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें इन्फेक्शन गिर जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ बीमारियां होती हैं और कुछ वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी स्तर होते हैं उसमें हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल, एक मेजर करने पर उतनी मात्रा में एंटीबॉडी उपलब्ध होंगी तो व्यक्ति प्रोटेक्टेड होता है। उसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी। जैसे हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, तो हेपेटाइटिस बी के खिलाफ अगर हम के बचाव के लिए अगर हम वैक्सीन देते हैं और उसके बाद अगर एंटीबॉडी मेजर करते हैं तो हमें पता होता है कि इस स्तर तक एंटीबॉडी है तो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है। लेकिन अभी फिलहाल SARS-CoV-2 में वो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी नहीं पता है कि कितना आने पर वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है। लेकिन इस जो नेचर से स्टडी आई है वह बताती है कि भले ही व्यक्ति में जांच करने पर एंटीबॉडी का स्तर गिर जाए और नहीं मिले, तो भी दूसरी तरह की सेल्स होती हैं जो उसको व्यक्ति को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अर्थात एंटीबॉडी का उपस्थित होना जरूरी नहीं है, शरीर के इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना और वायरस को समझ जाना अपने आप में काफी है। और उसके बाद अगला इन्फेक्शन होगा तो उसमें भले ही एंटीबॉडी कम है, व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि दूसरी तरह की सेल काम कर रही है। आखिर में मैं कहूंगा कि हमें याद रखना है, हमारा शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। हमारी स्किन भी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है जो व्यक्ति को किसी भी बाहरी पैथोजन से बचाती है। उसके बाद हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो बचाती हैं। फिर उसमें एक अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अच्छी बात जो नेचर की स्टडी से संकेत मिले हैं कि सिर्फ एंटीबॉडी ही नहीं, बाकी प्रक्रियाएं भी इसको बचाव में काम करती हैं। ठीक है डॉक्टर MC मिश्रा, शरीर में एंटीबॉडीज बनी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, और अगर बनी भी हैं तो क्या ये जो न्यू वेरिएंट है उसके खिलाफ भी बचाव करेगा? ये थोड़ा सा इसमें इस स्टडी में भी ये कहा गया है कि अगर वो एंटीबॉडीज जो बनी हैं वो नहीं अगर बचाती हैं तो इसका मतलब है वो वेरिएंट्स की वजह से हो सकता है।
और दूसरी बात ये भी है, इसको दूसरे तरह से भी हम देख सकते हैं कि जब शरीर हमारा रिस्पॉन्ड करता है लड़ने के लिए पैथोजन से या कैंसर से, तो उसमें दो तरह के सेल होते हैं। एक हम कहते हैं टी सेल, एक होते हैं बी सेल। तो टी सेल जब जैसे वायरस हमारे शरीर में जब घुसता है तो टी सेल्स एक्टिवेशन हो जाता है, जो किलर सेल्स होते हैं। तो ये जो है वायरस को मार देते हैं। और ये प्रक्रिया में आईजीएम, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि आईजीएम जो एंटीबॉडीज है वो बनती हैं, जो थोड़े समय के लिए बनती हैं वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है मेमोरी सेल्स की, उनको बी सेल्स बोलते हैं। और वो प्रक्रिया जब होती है तो जैसे आईजीजी एंटीबॉडी बनी और मेमोरी सेल्स की प्रक्रिया शुरू हुई बी सेल्स की, वो लॉन्ग लास्टिंग अगर रह जाती है और वो जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, टिटनेस की वैक्सीन ली हमने, वो मेमोरी सेल्स हम 10 साल बाद भी हमको मदद करता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस का टीका हमने चाहे 5 साल पहले लगवाया हो, वो 5 साल बाद भी हमारी मदद करता है उससे बचाने के लिए। वो जो बचाव है वो मेमोरी सेल्स बी सेल्स जो होते हैं वो करते हैं। तो एंटीबॉडी के टाइटर्स आजकल होने लगे हैं, उपलब्ध हैं, लोग करवा भी रहे हैं, अपना टीकाकरण कराने के बाद भी एंटीबॉडी लेवल्स करा लेते हैं। अब उसमें काफी भ्रम है उसमें भी कि कितने से ऊपर, तो उसमें मोर देन 1 आता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, लेस देन 1 आता है तो नेगेटिव मानते हैं। अब मोर देन 1 10 भी होता है, वो 100 भी होता है, 150 भी होता है, वो 700 भी हो सकता है। वो तो ये हर एक के शरीर की अपनी प्रतिरोधक क्षमता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये पूरा सिस्टम, किसमें कम बनी, किसमें ज्यादा बनी, किसी को एल्डरली एज में कम बनेगी, यंग एज में ज्यादा बनेगी। तो ये बहुत सारे उसमें वेरिएबल्स होते हैं। कोई किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है या क्रॉनिक इलनेस है, सही तरीके से इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर लहारिया, एंटीबॉडीज की संख्या अगर बॉडी में कम है तो क्या इसका कोरोना पर प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है? और दूसरा मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लोगों के मन में सवाल ये भी होगा अब इसके बाद, इस स्टडी के बाद, कि क्या अगर हम रिकवर हो चुके हैं तो वैक्सीन की जरूरत है? तो पहली बात करते हैं एंटीबॉडी का लेवल। तो इसमें देखा गया है कि जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अगर आपका एंटीबॉडी लेवल एक थ्रेशोल्ड जो 1 है उससे ज्यादा है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन फिलहाल हम यह नहीं जानते हैं कि क्या अगर एक 10 है या 40 है तो क्या 40 जिसका लेवल है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर एंटीबॉडी चाहिए। उससे ऊपर अगर वो 10, 100 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो प्रोटेक्टेड रहता है या नहीं रहता है। तो एक पहली बात तो इसको याद रखना है। तो कोई अगर सोचता है कि उसका एंटीबॉडी लेवल 20 है तो वो 10 वाले की तुलना में ज्यादा प्रोटेक्टेड है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हो सकता है कि जिसमें हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी है उसमें कुछ अधिक समय तक एंटीबॉडी रहें, लेकिन उसके बियॉन्ड प्रोटेक्शन पर उसका असर नहीं पड़ता। जहां तक दूसरी बात आपने की कि क्या जिसमें एंटीबॉडी बन चुके हैं उसको वैक्सीन लेने की जरूरत है, तो इस पर काफी रिसर्च हो चुकी है। इस पर देखा गया है कि जिन व्यक्तियों पर को नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद 6 से 9 महीने तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो ये औसत माना गया है, 80% प्रोटेक्शन हो 6 से 9 महीने पर रहता है। और उसका अर्थ हुआ कि अगर 100 व्यक्तियों को इन्फेक्शन हुआ तो मोटे तौर पर 80 व्यक्ति 6 महीने के बाद भी कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे, 20 को रिस्क रहेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है, और इसके बारे में इस आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो कोविड-19 से रिकवर करते हैं वो अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए 6 महीने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद उनके एंटीबॉडी कम हो जाएंगे तो वो वैक्सीन लगवाएं। इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें कहा है कि जो व्यक्ति कोरोना से रिकवर किए हैं, और यहाँ पर बात हो रही है जिनको RT-PCR पॉजिटिव या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव कोरोना, सिर्फ क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर नहीं, जो लेबोरेटरी कंफर्म कोरोना की बीमारी से रिकवर हुए हैं, तो उनको भारत सरकार के निर्देशानुसार वो 3 महीने बाद, रिकवरी जिस दिन आखिरी दिन था उसके 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाएं। उनको इमीडिएटली वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। तो संक्षेप में बात यह है कि कोरोना से एक बार व्यक्ति रिकवर होता है तो उसको कुछ प्रोटेक्शन होता है, वो 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन थोड़ा बचाव के नजरिए से साथ में कुछ नए स्ट्रेन चल रहे हैं तो भारत सरकार कहती है कि 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाएं, 3 महीने से पहले वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है कुछ लंबे अंतराल के बाद।
ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो दूसरा डोज है जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है वो कितना ज़रूरी है और क्या अगर वो लगवाया जाए तभी लाइफ टाइम इम्यूनिटी बॉडी में बनेगी? बिल्कुल, वैक्सीनेशन का जो प्रामाणिक सिद्धांत यही है कि पहले एक डोज देते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है और प्रतिरोधक क्षमता शुरू हो जाती है। जैसे पहले आईजीएम बनेगा, फिर आईजीजी बनेगा, फिर मेमोरी सेल्स बनेंगे और जब हम दूसरी डोज लेते हैं तो वो और सुदृढ़ होता चला जाता है। इसी प्रकार जैसे टिटनेस का अगर पूरा वैक्सीनेशन आपने करना है तो डे 0 पे एक इंजेक्शन लगता है, वीक 6 पे दूसरा लगता है, तीसरा 6 महीने पे लगता है और वो लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट 10 साल के लिए हमें प्रोटेक्शन दे देता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, इसी प्रकार से एमएमआर जो बच्चों में देते हैं उसकी प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि बूस्टर डोज का मतलब ही इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और अभी तक कोविड की जो वैक्सीन हैं उसमें या तो 28 दिन के अंतर पे दिया गया है या 6 हफ्ते के या 3 महीने की भी गैप दे रहे हैं। कुछ वैक्सीन के साथ 3 हफ्ते का गैप भी है। अब भारत बायोटेक ने जो शुरू किया एक ट्रायल, इनका जो फेज 2 ट्रायल के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको अब 6 महीने पे एक बूस्टर लगाना शुरू किया है इन्होंने अभी अप्रैल से, और इसके हम नतीजे देखेंगे कि क्या होते हैं। उनमें से आधे लोगों को, जिनको फेज 2 ट्रायल में जो वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें आधे लोगों को वो देंगे बूस्टर डोज 6 महीने की, आधों को नहीं देंगे और फिर देखेंगे अगले 6 महीने कि किसमें किसी को क्या संक्रमण हुआ या नहीं हुआ और जिनमें नहीं लगाई बूस्टर उनमें कितनों को हुआ, जिनको लगी उनमें से कितनों को हुआ या नहीं हुआ। तो उससे हमें ये पता लगेगा कि क्या बूस्टर हम 6 महीने पे दें। अगर मान लीजिए जिनको नहीं लगा बूस्टर उनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ अगले 6 महीने, तो इसका मतलब है कि जो हमको अभी 2 डोज लगी हैं वो 1 साल तक पर्याप्त रहेंगी हमारे लिए। 1 साल पे शायद हमको एक बूस्टर लगवाना पड़े। यानी कि वैक्सीनेशन का कंप्लीट कोर्स करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ टाइम के लिए इम्यून होना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लौटेंगे फौरन कुछ और खबरों के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.